क्वालिफिकेशंस ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। करने से पहले कुछ पुरानी बातों का जवाब देते हैं। सबसे पहली बात तो TIR कैसे कहते किसको है? लाइट का रिफ्लेक्शन की जगह पर क्या हो जाना? रिफ्लेक्शन। लाइट उसके लिए हमेशा कौन से मीडियम से कौन से में जानी चाहिए? डेंसिटी ऑफ द एयर। हमारा इंसिडेंट एंगल किससे ज्यादा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं? एक ऐसा एंगल जिस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या बन जाती है? 90। एक ऐसा एंगल जहाँ पे लाइट जब नीचे से निकल के जाती है तो 90 के एंगल पे रिफ्लेक्ट हो, वो एंगल कौन सा है? क्रिटिकल एंगल। और उससे ज्यादा अगर तुम लाइट को भेज दोगे तो लाइट बाहर निकलने की जगह पर अंदर ही आ जाएगी। दैट इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना। तो इन चीजों को याद रखें। ऑब्वियसली थ्योरेटिकल चीजें हैं, लास्ट थ्योरेटिकल चीज है, ठीक है। देख लेना से अपने पास में सबसे पहले काम की चीज हम लोगों को पढ़ना है, दैट इज मिराज। मिराज किस चीज को बोला जाता है? पानी का झलकना, चीजों का, पेड़ों का सड़क पे दिखाई देना, उसका मेन फिनोमेना। सबसे पहली बात तुम लोग कभी गौर करना, जब तुम गर्मी के टाइम पे बाइक या साइकिल से कहीं जा रही हो तो, और खासकर सड़क जहाँ पे पेड़ लगे हो, पेड़, जब तुम पेड़ के पास से गुजरोगे तो ठंडक लगेगी। जब पेड़ नहीं होगा जिस जगह पे, वहां जाना धूप लगेगी, गर्मी लगेगी। हमारी सर्विस रोड है, बहुत सारे पेड़ लगे किनारे पे, इस पे ट्राई करें कभी। धूप पे जब जाएंगे तो पेड़ जिस जगह पर पड़ेगा वहां पे एटमोस्फेयर ठंडा रहेगा, जहाँ पे पेड़ नहीं होगा वहां पे एटमोस्फेयर गर्म रहेगा। अच्छा, और दूसरी काम की बात, रोड गर्मियों में धधकती है कि नहीं? अगर रोड गर्म होगी तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म होगी। जितना हम ऊपर जाएंगे उतनी हवा कैसी हो जाती है? ठंडी। सबसे बढ़िया एग्जांपल है पहाड़। तुम में से किसी ने पहाड़ चढ़े नहीं हो बाय द चांस तो सुन ले कि हम पहाड़ों में जितना ऊंचा जाते हैं उतनी ज्यादा क्या बढ़ जाती है? ठंडक। मतलब जितना नीचे रहेंगे उतनी गर्मी होगी, जितना ऊपर जाएंगे उतना ठंडक रहती है। अच्छा, दूसरी बात है, ठंडी हवा ज्यादा भारी होती है, गर्म हवा? भारी कौन सी, हल्की कौन सी हवा होती है? हल्की कौन सी? हल्की गर्म ऊपर उड़ती है। ठंडी कौन सी होती है? भारी नीचे आती है। और यही रीजन है कि AC ऊपर लगता है, हीटर नीचे। 2 मीटर लगाए जाते हैं। तो में से किसी के 2 मीटर नहीं होंगे घर पे, शायद AC तो हो भी सकता है, 2 मीटर के बहुत कम चांसेस हैं। हीटर जो चीज कमरे गर्म करती है वो लगती है नीचे, और AC कहाँ लगता है? ऊपर छत के। रीजन क्या है इस चीज का? क्योंकि हीटर की हवा कैसी होती है? गर्म। वो नीचे से उठकर ऊपर तक जाएगी, गर्माहट बनेगी। और इसकी हवा कैसी होती है? ठंडी, भारी। तो ये ऊपर से नीचे क्यों रहेगी? अच्छा, इसी के अंदर एक चीज और पाई जाती है, तुमने कभी गौर करी होगी, AC के ऊपर लगी होती है, फिर पीछे लगी होती है, नेट लगे होते हैं, जाली लगी होती है, जाली। उनका मेन काम क्या है? ऊपर की गर्म हवा को खींचकर ठंडा करके वापस से नीचे भेज देना। मोस्ट इंपोर्टेंट, हवा। हवा कौन सी भारी होती है? ठंडी हवा। ऊपर पाई जाती है गर्म हवा नेचर में। पृथ्वी के अंदर गर्म हवा कहाँ पाई जाती है? नीचे। ठंडी हवा कहाँ पाई जाती है? ऊपर। पहाड़ों पर ठंडी हवा पाई जाती है नेचर में। पहाड़ों पर ऊपर पाई जाती है ठंडी ठंडी हवा, और नीचे कहाँ पाई जाती है? गर्म हवा। कैसी हवा पाई जाती है? गर्म हवा। तुम पहाड़ों में कभी चेक करो, माउंट एवरेस्ट, जितना ऊपर जाएंगे उतना कैसा हो जाएगा? स्पेस में बिल्कुल जम जाएगा आदमी स्पेस में जाकर। तो स्पेस में तो सब सन पाया जाता है, इसके बावजूद भी इतना बड़ा स्पेस है, उसके हिसाब से सन कुछ नहीं कर सकता वहां पे। तो लोगों ने नॉर्मली ऐसे कभी सवाल पूछा कि सब सन की वजह से, सूरज की वजह से हमारी पृथ्वी पर लाइट रहती है, ऑब्वियसली दिन रहता है, स्पेस में अंधेरा क्यों है? सन नहीं है वहां पे, है वहां पे अंधेरा क्यों है? उस मतलब कुछ नहीं है, सन इज नथिंग फॉर द स्पेस। खैर, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, एक काम की लाइन, पृथ्वी में या फिर सड़कों के किनारे जब धूप पड़ती है तो सड़क गर्म होती है। सड़क के गर्म होने से सड़क के ऊपर की हवा भी गर्म हो जाती है, और लगातार ऊपर की हवा कैसी हो जाती है? ठंडी। ठीक है, इस चीज को बस ध्यान से देखें। इसमें कुछ भी खास इतना बड़ा है नहीं लिखने लिखाने का, बस अंडरस्टैंडिंग की बात है। अगर अपने पास में ये कोई भी रोड है, ठीक, सड़क के ऊपर ऑब्वियसली गर्मी ज्यादा बनती है, सड़क हॉट होती है। सड़क गर्म होने की वजह से इसके ऊपर की जो हवा वो भी कैसी होती है? गर्म। सड़क के ऊपर की हवा गर्म पाई जाती है, ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है। जबकि सड़क से जितना हम ऊपर जाएंगे हवा कैसी होती चली जाएगी? ठंडी हवा है।
देखें, सड़क के ऊपर की हवा जो ठीक ऊपर की है, देख लो ध्यान से इस पूरी चीज समझने तरीके से कि ये अगर सड़क है तो सड़क के ठीक ऊपर की जगह वो कैसी है, गर्म, और जितना ऊपर जाएंगे हवा कैसी हो जाती है, ठंडी। तो मैं अगर गर्मियों के टाइम पर भी थोड़ी ठंडी हवा का एहसास करना है तो हाइट पे चलते चले जाओ, पहाड़ों पे जितना ऊपर तक जाओगे ठंडक रहती है। मतलब यहाँ की जून जुलाई की गर्मी है जो यहाँ की बहुत खतरनाक गर्मियां है, तो चले जाओ उत्तराखंड साइड, वहाँ एहसास ही नहीं होता, वहाँ पे बंद भी हो जाता केदारनाथ के द्वार, तो खुलते ही नहीं है उस टाइम पे जून जुलाई में भी, क्योंकि वहाँ पे कितनी बर्फ जमती है समझ लो। तो बात ये कि सड़क में नीचे की हवा गर्म है, ऊपर की हवा कैसी है, ठंडी। अगर ऊपर की हवा ठंडी है, नीचे की हवा गर्म है, तुम बस इतना बताओ कि कौन सी एयर की डेंसिटी ज्यादा है, कौन सी गाड़ी है और कौन सी हल्की है, ये बता रहे। डेंसर एयर कौन सी है, लाइट एयर कौन सी है, ऊपर की डेंस है कि नीचे की डेंस है, डेंसिटी किसकी ज्यादा है, ऊपर वाले की। ये वाली जो हवा है वो डेंसर है, मतलब गाड़ी है, जबकि नीचे हवा कैसी है, एयर है। लाइट कौन से, मतलब पृथ्वी पे लाइट कहाँ से आती है, ऊपर से जमीन पर आती है कि जमीन से ऊपर जाती है, ऊपर से। सन ऊपर पाया जाता है, तो अगर अपने पास से मान लेते हैं यहाँ पे कहीं सन है और सन से अगर लाइट रेज आ देंगे, ठीक है, चलो सन भी हटा दे, मिराज किस फिनोमेना का नाम है वो समझ लें। मिराज की वजह से तुम्हें सड़कों पे डिस्टेंस पर गर्मियों के टाइम पर क्या दिखाई देता है, पानी। पानी होता नहीं उस जगह जाने पर, वो पानी कुछ और नहीं है, जो आसमान में बादल होते हैं, पानी की बूंदें होती हैं, वही दिखती है जमीन पर। आसमान में पानी की बूंदें होती हैं वाकई में ऑल टाइम, चाहे मौसम कैसा भी हो, तो वही पानी की बूंद नीचे दिखती हैं। और एक काम की चीज समझें, तो सड़क पे चलते हैं किनारे पर तो कभी पेड़ लगे होंगे, खासकर रेगिस्तान में, तो पेड़ भी दिखाई देते हैं उल्टे, अपोजिट। खैर, वो जो पानी की बूंदों के दिखने का रीजन समझें। मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है कि वो समझना ध्यान से, अपने जो हवा के और ऊपर चले जाएंगे तो कुछ कुछ छोटी मोटी पानी की ड्रॉपलेट्स होती है, नमी होती है कुल मिला के वातावरण में, नमी है ये, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में नमी है, नमी पाई जाती है। और अगर इस जगह पर कोई भी आदमी खड़ा हुआ है तो दरअसल होता क्या वो समझो। ये कौन सा मीडियम है डेंसर, ये कौन सा मीडियम है रेयर। ये बहुत स्मॉल फिनोमेना है, इतना स्मॉल फिनोमेना कि मुझे कितने डायग्राम बनाने पड़ रहे थे, समझाने पड़ रही है, और उसके बाद थोड़े बहुत डाउट तो रह ही जाते हैं। पानी की बूंदें यानी कि छोटी मोटी नमी हर वक्त एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, लेकिन वो ऊपर ही पाई जाती है क्योंकि नीचे वाला सरफेस गर्म है तो ऊपर की हवा भी गर्म है उसके। अब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि अगर हम लोग बोर्ड देख पा रहे हैं, कोई भी चीज देख पाते हैं, उसके पीछे का एक सिंपल सिंगल रीजन क्या वो समझो। अगर कोई भी इंसान किसी भी ऑब्जेक्ट को, अपने पास में कोई भी इंसान अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के काबिल है, उसका सिंपल सिंगल से एक ही रीजन है। सिंगल सा रीजन क्या है कि लाइट ऑब्जेक्ट से टकरा के कहाँ जाती है, आदमी की आंखों में। एक लाइट रे आएगी, ऑब्जेक्ट से टकराएगी, टकरा के आदमी की आंखों तक पहुंचेगी, उसको ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाएगा, सिंगल रीजन। अगर लाइट नहीं होगी तो नहीं दिखाई देगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो नहीं दिखाई देगा, आंखें नहीं होंगी तो भी नहीं दिखाई देगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का एक सिंपल सिंगल प्रिंसिपल, ऑब्जेक्ट से लाइट आदमी की आंखों में जाती है और तब उसको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। सेम टू सेम यहाँ पर होगा, ध्यान से देखें। ये जो पानी की बूंदें हैं, इन पे सामने से लाइट पड़ती है, किसकी, सन की लाइट। तो सन की लाइट टकरा के आदमी की आंखों तक पहुंचनी चाहिए, सीधी सीधी बात ये है। जब सन की लाइट आदमी की आंखों तक पहुंचेगी तो उसको पानी की बूंद दिखाई देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ ऐसे हो जाता है। ये डेंसर मीडियम है, डेंसर से रेयर में लाइट सामने से आई, सामने से आने के बाद में लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो लाइट ऐसे चली जाती है, मतलब वो नीचे पहुंचती ही नहीं है। क्यों नहीं पहुंचती, वो सेम जो कल का रीजन था, डेंसर टू रेयर जब लाइट जाती है तो वो रिफ्रैक्शन की जगह पर क्या कर जाती है, रिफ्लेक्शन कर जाती है, लाइट उस जगह नहीं पहुंचती है। मतलब डेंसर से रेयर में जा रही, सभी रेयर कैसे हो गया, सड़क गर्म थी, गर्म सड़क की वजह से जो लाइट को सीधे जाना चाहिए था वो लाइट बेंड हो गई, और इस वजह से हमें ऐसा महसूस होगा कि हमारी जो रोशनी की किरण है ये शायद नीचे से आ रही है, और जब हमें ये नीचे से दिखाई देगी, हमें जब ये नीचे से दिखाई देगी, इसको डॉट करके ही बनाएं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमें ये नीचे से दिखाई देती है तब हमें ऐसा लगेगा कि शायद पानी की बूंदें कहां पर आ चुकी हैं,
हमें जो पानी की बूंदें हैं वो नीचे दिखाई देंगी, यानी कि सड़क के ऊपर दिखाई देंगी। और जैसे हम उस जगह पर पहुंचेंगे ये फिनोमेना काम नहीं करेगा। ये फिनोमेना लंबी डिस्टेंस पर ही काम क्यों करता है? क्योंकि जब लंबी डिस्टेंस होगी तब जाके लाइट अच्छे से बेंड होकर हम तक पहुंचेगी। जितना हम पास जाएंगे उतना टीआईआर कम दिखने लग जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, सड़क पे पानी की जो बूंदें दिखती हैं वो कौन सी बूंदें होती हैं? एटमॉस्फेयर की बूंदें। उनमें लाइट आके बेंड होके हमारी आंखों तक पहुंचती तो हमें लगता है कि लाइट नीचे से आ रही है, हमें जहां से लगेगा लाइट आ रही है हमें ऑब्जेक्ट वहीं दिखाई देगा। इसीलिए आसमान की बूंदें हमें जमीन पे दिखाई पड़ती हैं। इसका सबसे पहला मेन रीजन कि लाइट कौन से मीडियम से कौन से जा रही होती है? डेंसर से रेयर में। उसको रेयर बनाने वाला आदमी कौन है? सड़क की गर्मी। उसके ऊपर की हवा कैसी होती? ठंडी। तो सन से लाइट आई पानी की बूंद पर, पानी की बूंद से आनी चाहिए थी नीचे रिफ्लेक्ट होकर, लेकिन नीचे रिफ्लेक्ट नहीं हुई। हवा एक गाड़ी थी, हल्की थी, तो वहीं की बेंड हो गई, और बेंड होने की वजह से हमें लगेगा कि पानी की बूंद नीचे है, पर ऐसा होता नहीं है, वो एक्चुअली ऊपर है। पानी की बूंद कहां से दिखाई दी अपन लोगों को? आसमान की बूंदें। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड मिराज। तो लंबी डिस्टेंस पर दिखाई पड़ता है, रियलिटी में यही है। बस डायग्राम बनाया, नथिंग, कुछ नहीं करना। इसलिए हम जितना पास चलते चले जाएंगे वो पानी दिखना बंद होता चला जाएगा लगातार। कॉम्प्लिकेटेड है, समझना ही है, कोई लिखने लिखाने का सीन नहीं है, कोई पूछने बताने का भी सीन नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग। ये एटमॉस्फेयर की लाइट जो जमीन पर टकराती है वो गर्मियों में नहीं टकराती, वो गर्मियों में बेंड हो जाती है। मिराज नाम का फिनोमेना तुम्हें कभी भी सर्दियों में देखने को कभी नहीं मिलेगा जीवन में। सर्दियों में कभी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हवा हर जगह कांस्टेंट है, सेम डेंसिटी पाई जाती है, तो उसके बेंड होने का कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, इसमें बी पॉइंट भी ऐड कर देता हूं मैं तब तक। दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट को बेंड करना, बेंडिंग ऑफ लाइट। हो सकता है तो मैं ये ना दिखाया जाए तो मैं कुछ और भी पढ़ा सकता है इस जगह पर, मतलब किताब पे ये नहीं है। वैसे किताब में ये है कि अगर अपने पास में कोई पेड़ है, वो पेड़ टीआर की वजह से उल्टा दिखाई देगा, ये होगा। ठीक है, ध्यान रखना। और आदमी ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा बस, कोई नहीं, नथिंग, थ्योरेटिकल बात है। ठीक है भाई, सभी लोग इस चीज को ध्यान से देख लें। ये एक प्रिज्म है, राइट एंगुलर प्रिज्म। प्रिज्म सभी लोगों ने देखा है ना प्रिज्म तो? अपने पास एक था, वो टूट गया, नजर लग लग के किसी की कांची टूट गया सीधे। अच्छा, अपने पास वापस से प्रिज्म है। हम लोगों से बहुत सिंपल सवाल है कि अपन लोग लाइट को कैसे बेंड कर सकते हैं? लाइट बेंडिंग कैसे होगी? लाइट कोई आदमी नहीं, इसको एक धक्का मारेंगे घूम जाएगा। लाइट बेंड करने की सबसे पहली बात लोग ट्राई कर सकते हैं साहब, रिफ्लेक्शन, शीशे लगाओ, यहाँ से लाइट वहां से लाइट यहाँ से बेंडिंग कर सकते हैं उसकी। लेकिन प्रिज्म एक तरीका है जो कि इस्तेमाल किया था लाइट बेंडिंग के लिए। ठीक है, लिख दे पहले। लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट कैन बी डन। कैन बी डन का मतलब कर सकते हैं, कैन बी डन यूजिंग प्रिज्म। कैन बी डन यूजिंग प्रिज्म। हम लोग अगर इसका इस्तेमाल करें तो लाइट की बेंडिंग को किया जा सकता है। अब कैसे हैं वो दो केस याद रखने सभी को। अगर तुम्हें लाइट को 90 डिग्री घुमाना है, लेफ्ट राइट लेफ्ट इस तरह से 90 डिग्री बेंड करना है, तो सीधी बात है कि उसके परपेंडिकुलर से गिराओ, उसको परपेंडिकुलर से लाइट को डालो। अगर तुम लाइट को परपेंडिकुलर से एंट्री करवाओगे तो वो 90 डिग्री रोटेट होकर बेस से निकल जाएगी। लाइट को बेंड करने का तरीका, अगर तुम लाइट को परपेंडिकुलर से डालोगे तो बेस से होकर निकल जाएगी, सबसे पहली काम की चीज। अच्छा, और दूसरी काम की बात देखें ध्यान से, लाइट को बेंड करने का सिस्टम। अच्छा, इसमें भी बहुत सिंपल सी बात है, अगर याद करें तो ये शीशा कैसा मीडियम होता है? कांच कैसा मीडियम है? हवा कैसा मीडियम है? कांच कैसी है? डेंस। हवा कैसा है? रेयर। तो लाइट डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश करती है तो वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है। दिस इज टीआईआर। वापस से अगर हमने लाइट को भी हाइपोटेनस से एंट्री करवाया, हाइपोटेनस से प्रिज्म के अंदर, राइट एंगुलर प्रिज्म के अंदर, तब वो लाइट
यहाँ जाएगी, फिर ऐसे करके और फिर वो 180 डिग्री पर बाउंस बैक कर जाती है। लाइट के दो रोटेशन ध्यान से देखें, अगर तुम्हें लाइट को 90 डिग्री पर रोटेट करना है तो तुम उसको परपेंडिकुलर से डालो, वो बेस से निकल जाएगी। और अगर तुम्हें उसको 180 यानी घुमा देना है, जहां से आई है उसी को पलट देना वापस से, तो उसको तुम हाइपोटेनस से डालो, उसके बाद में वो 180 से होती हुई हाइपोटेनस पर ही आ जाएगी, मतलब घूम के लौट आएगी। ये दोनों केस ध्यान रखने हैं, बस ध्यान ही रखने हैं, कुछ नहीं करना। अगर तुम लाइट को 180 से बेंड करना चाहते हो तो H का इस्तेमाल करें, और 90 पे मोड़ना चाहते हो तो P का इस्तेमाल करो। दो छोटे छोटे केस, और दोनों केस में एक ही एप्लीकेशन, दैट इज TIR। ये दोनों बातें TIR के फॉर्मूले पर काम करती हैं, ठीक है। इसी में अगली चीज सुने, ठीक है भाई। अब अगला पॉइंट मेंशन करो। अगले पॉइंट का नाम ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। कराने से पहले ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम ध्यान से देखें, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये तभी जाके फील देगी, वरना ऐसा लगेगा कि बहुत थ्योरेटिकली बस तुमने रट लिया। हाँ भाई सुने, कुछ इस तरह से डायग्राम बनाओ। अपने पास में ऑप्टिकल फाइबर की एक गोल सी केबल होती है, जो जिसके अंदर दो मटेरियल होते हैं, दो मटेरियल, ठीक है। दो कांच की फाइबर होती हैं, दो मटेरियल्स। इसमें जो अंदर वाला मटेरियल है, उस अंदर वाले मटेरियल का नाम है कोर, CORE। अंदर वाला कोर ही हो सकता है ऑब्वियसली। और बाहर वाले जो मटेरियल है उसका नाम है क्लैडिंग, कोर एंड क्लैडिंग, ठीक है। इसमें अगली काम की बात सुने, ये जो कोर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, और बाहर वाले का जो होता है अराउंड 1.48। ये बताएंगे कौन से वाले का इंडेक्स ज्यादा है? अंदर वाले का, मतलब अंदर वाला जो मीडियम वो डेंस है, बाहर वाला कैसा है? ठीक है। तो इसमें एक बहुत सिंपल सा फिनोमेना काम कर जाता है। उस फिनोमेना का नाम है कि लाइट जब अंदर वाले मीडियम से, अंदर वाले मीडियम में लाइट डाली जाती है तो डेंसर से रेयर में पहुंचती है। तो हम इस लाइट को कुछ ऐसे एंगल पे डालते हैं कि बाहर निकले ही ना। हम इस लाइट को हमेशा सूटेबल एंगल पे डालते हैं, तुक्का नहीं मार सकते। और वो काम मशीनें करती हैं, इंसान नहीं करते हैं। मशीनों को कैलकुलेट करके बोला जाता है कि लाइट को इतने एंगल पे फॉर्मेट करके डालना उसके अंदर। तो लाइट जब इसके अंदर डाली जाती है तो सीधी बात है कि फिनोमेना चल जाएगा डेंसर से रेयर वाला, और लाइट इसके अंदर ही ट्रेवल करेगी। और लाइट का इसके अंदर ट्रेवल करना इस ट्यूब को बना देता है ऑप्टिकल फाइबर। ये ट्यूब ऑप्टिकल फाइबर बन जाती है जो कि लाइट को लेकर चलती है। ये लाइट को लेकर जाने वाली केबल है, इसको अपन लोग ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। इसमें लाइट हमेशा कौन से एंगल पर डाली जाती है? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जिससे कि रिफ्लेक्शन अंदर ही अंदर होता रहे लगातार। एक काम की बात हो, तुम ट्यूब को कितना भी कैसे भी बेंड कर दो, गोल घुमा दो, कुछ भी कर लो, अगर तुमने पहले एंट्री सही से करवाई है तो पूरे में रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन ही होगा, अंदर ही अंदर घूमती रहेगी लाइट, कितना ही बेंड कर लो। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन, मतलब इसको थ्योरेटिकल धुआंधार नहीं लिखना, पहले शांति सुनते चले लगातार। डॉक्टर नली के माध्यम से ऑर्गन्स को चेक करते हैं। कैमरे होते हैं, कैमरे डाले जाते हैं पेट में, हाथों में, गॉलब्लैडर में, लीवर में, किडनियों में, ऑपरेशन करने के लिए तो कैमरे डाले जाते हैं और लाइट डाली जाती है। वो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, उसमें रोशनी बनती है, उससे ऊपर से डालते हैं, अंदर से दिखाई देता है साफ साफ। इंटरनल ऑर्गन्स को चेक करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला काम बताया। दूसरी काम की चीज, हाई स्पीड इंटरनेट। जैसे हम लोग जो इंटरनेट चलाते हैं उनकी स्पीड मैक्सिमम कितनी आती है? 5G की मैक्सिमम स्पीड कितनी ले पाते हैं अपन लोग? 10, 12, 20, 100 MB पर सेकंड मैक्स टू मैक्स। पर अगर तुम कभी नासा स्टेशन पे जाके चलाओगे, नासा मतलब एजेंसी पे जाके कभी नेट चलाओगे तो 10, 20, 30 GB पर सेकंड की स्पीड पकड़ते हैं।
मतलब हाई स्पीड इंटरनेट इतनी तगड़ी इन्फॉर्मेशन, जैसे अपन लोग कभी किसी फाइल को कॉपी पेस्ट करें, मान लो मतलब यहाँ से आप 2 GB का डेटा है, उसको लैपटॉप में ट्रांसफर करना है, 2 मिनट हो गए कॉपी होते होते। ऑप्टिकल फाइबर इन्हीं कामों को सेकंडों में कर सकती है। वो लगभग 50, 100, 150 GB तक के डाटा को एक एक सेकंड में निकाल देती है। उसका मेन जो वर्किंग मॉडल है वो कौन है? लाइट, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत हैवी होती है। हम सिग्नल्स को लाइट की फॉर्म में भेजते हैं ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, जिससे वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेकंडों में चली जाती है। ऑप्टिकल फाइबर का सबसे बड़ा मेन बेनिफिट, इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता। जैसे तारों को जब बनाया गया तो उसमें सबसे बड़ी समस्या निकल के आ गई, करंट जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने लगा तो हमने भेजा 100 एम्पियर, पहुंचा 80 एम्पियर, 20 एम्पियर लॉस हो गया क्योंकि तार हीट होने लगते थे, लॉन्ग डिस्टेंस होती थी। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा नहीं होता। ऑप्टिकल फाइबर 95% से ऊपर की एक्यूरेसी रखता है। मतलब 1 से 2 किलोमीटर तक की रेंज में तुम अगर इंफॉर्मेशन भेजोगे तो 95% ऑफ द डाटा पहुंच जाएगा विदाउट एनी लॉस। ऑप्टिकल फाइबर हाईली एडवांस यूज होने वाली चीजें हैं। ये तुम लोगों ने कहां देखी होंगी, गलती से बता देता हूं। जैसे कि वाईफाई केबल, इसका बहुत छोटा एग्जांपल है। वाईफाई केबल बहुत छोटा एग्जांपल है। मतलब आज भी जो डाटा ट्रांसफर होता है हाई स्पीड से, वो वायरलेस में नहीं होता। हाई स्पीड डेटा का ट्रांसफर आज भी वायर में ही होता है, वायरलेस में वो स्पीड नहीं है। वाईफाई केबल इसका छोटा सा एग्जांपल है। और बताता हूं, तुम लोगों ने कभी गलती से लैपटॉप वगैरह या फिर कोई कंप्यूटर प्लेट खोली हो तो उसमें बहुत सी केबलें निकलती हैं, बहुत सारी चिपकी हुई एक दूसरे से, महीन महीन बारीक बारीक सी। कभी कीबोर्ड खोला हो तो उसमें पत्ता सा निकलता है, एक नहीं देखी होंगी चीजें। मैं तुम्हें इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम दिखाने एक चक्कर मारता कि ऑप्टिकल फाइबर किस चीज को कहते हैं। खेल पहले लिखता हूं ध्यान से, फिर देखिए बहुत सारी पॉइंट्स हैं। सबसे पहली काम की चीज तो ये से फील नहीं आएगा, लगेगा कि शायद काल्पनिक बातें हैं, ऐसे दुनिया में थोड़ी होता, मैंने नहीं देखा तो तुमने नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में है नहीं। बहुत सॉलिड और हाई लेवल पे इस्तेमाल होने वाली चीज है। ठीक है, ध्यान सुन। सबसे पहली काम की चीज तो ये, इट इज ए ट्यूब which is made up of कोर एंड क्लैडिंग, जो कि 2 लेयरों से मिलकर बनी होती है, कोर और क्लैडिंग से। इसमें काम की चीज कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर देन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। अंदर वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बाहर वाले ज्यादा होता है। उसका मेन बेनिफिट क्या है? उसका मेन बेनिफिट ये है कि जिसकी हेल्प से जब भी हम लोग TIR यानी कि लाइट को सही एंगल पे डालेंगे तो रिफ्लेक्शन अंदर ही अंदर होगा, लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएगी। तो अपन लोगों ने कल समझा था कि TIR किसे कहते हैं। तो उसका मेन बेनिफिट क्या, वो सुनो। इट कैन रिसीव द लाइट सिग्नल्स, इट कैन रिसीव द लाइट सिग्नल्स एट ए स्पेसिफिक एंगल, एट ए स्पेसिफिक एंगल। अब वो स्पेसिफिक एंगल कौन सा होगा, सभी लोग वो सुने। एंगल होगा ग्रेटर देन IC टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन। इससे अपन लोग इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, बात ये कि इनमें लाइट जाती है, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड लाइट ट्यूब्स। लाइट ट्यूब्स भी कहा जाता है इनको, इन्हीं को लाइट ट्यूब्स कहते हैं। और लाइट ट्यूब का सबसे बढ़िया जो इस्तेमाल किया जाता है वो इंटरनल ऑर्गन्स लाइक ईसोफेगस, फूड पाइप में डाली जाती है। कैमरा वगैरह बना के चेक करते हैं उसके अंदर कि हाँ ऑपरेशन सही चल रहा है कि नहीं। ईसोफेगस और भी 2-3 चीजें लिख लें अपने आप ही, ठीक है। इंटेस्टाइन, लीवर, इन सब में भी अपन लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, एटसेट्रा लगाते हैं। छोड़ो, मतलब सबसे मेन इसके 2 मेन काम है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना और दूसरी मेन बात है इंटरनल ऑर्गन्स को चेक करना। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, इवन आफ्टर ट्रांसफरिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एट लॉन्ग डिस्टेंस, इतनी ज्यादा डाटा को ट्रांसफर करने के बावजूद भी इसमें एनर्जी का लॉस बहुत कम है, बहुत ज्यादा ही कम है। ठीक है, इस चीज को ध्यान से देख दें। इट हैव वेरी, नहीं तो दूसरी सिंपल वर्ड में लगा देते हैं, इट इज वेरी इफिशिएंट
It is very efficient in transferring signals. In transferring signals. ये signals को या फिर ब्रैकेट लगा के इंफॉर्मेशन लिख सकते हो. ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन. इट इज वेरी इफिशिएंट. अराउंड कितना बता देता हूँ. ठीक है, एफिशिएंसी सुन लो इसकी. एफिशिएंसी अराउंड 95% ओवर 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर पे लगभग 95% की एफिशिएंसी, जो कि बहुत ज्यादा है, लिटरली बहुत ज्यादा है. अच्छा, इसी में अगली काम की बात. जैसे लिटरली बात बहुत ज्यादा क्यों है वो समझो. हम लोगों ने एक वो चीज पढ़ी थी, पीक वोल्टेज और पीक करंट और आरएमएस वोल्टेज आरएमएस करंट. 311 के आसपास बनते हैं. पहुंचते कितने हम तक? 220. मतलब कितने कम हो गए, हिसाब लगा लेना, 90. अच्छा, ध्यान से बात समझे. 1 किलोमीटर पर 95% की एक्यूरेसी रखता है. और अगर किसी ऑप्टिकल फाइबर का तुम्हें एग्जांपल दिया जाए तो इसमें सबसे पहले आते हैं सिलिकॉन ग्लास फाइबर्स. सिलिकॉन की ग्लास फाइबर्स. ठीक है. अच्छा, मैं एक चीज बोलूंगा जो कि ऑप्टिकल फाइबर तो नहीं है लेकिन कुछ दिखती वैसी है. दिवाली पे इस्तेमाल होने वाली घर में एक प्रकार की लीड आती है. घर में 2-3 टाइप की झल्लर लटकाते हैं लोग. एक तो बल्ब वाली झल्लर है, एलईडी वाली. एक होती पाइप वाली, कुछ वैसे ही दिखती है ऑप्टिकल फाइबर. ठीक है, ध्यान से देखना. माँ कोई हॉटस्पॉट ऑन कर दिया अपना किसी पे हो तो है किसी पे आते कौन ले जा. लग रहा है जैसे अधूरा अधूरा हाथ कट गए हैं बिना उसको दिखाए. मैंने जब तक डायग्राम देखा नहीं था रियल वाला, मुझे मजे नहीं आए थे इस चीज को पढ़ने में. इस वजह से कुछ नहीं है. मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हें दिखा दूं वो डायग्राम. नथिंग एल्स. हाँ भाई, ये तार तुमने जीवन में कहीं देखा अपने में है, लेकिन जी दुनिया में इसी पाया जाता है. ये ट्यूब से कांच की ट्यूब है ये. ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर. में ये लाइट दिखा रखी, लाइट की इंफॉर्मेशन, लाइट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन जाती है. ये सबसे बढ़िया डायग्राम है इसका. अंदर देखो, ये जो शादी में कौन है, लाइट दिस है. अंदर वाली को अपन लोग क्या बोलते हैं, टोल. उसके बाद वाली कौन सी होती है, क्लेडिंग. बस ऊपर बस कवरिंग है उसको बचाए रखने के लिए, हर तार की कवरिंग होती है. ये है ऑप्टिकल फाइबर. ये सबसे रियल डायग्राम बने हुए हैं. मतलब इस चक्कर में ना पड़े कि सब कुछ ऐसा ही काल्पनिक नहीं है.
सब यथार्थ सत्य नॉलेज से बात है बस तुम्हारी। और मोस्ट इंपोर्टेंट, तुम ट्यूब को कितना भी कैसे बेंड कर लो, एक बार सही एंगल पे एंट्री कर गया तो प्रॉपरली उसी तरह से जाता रहेगा। ठीक है, देख लेना हमसे, ये सब ऑप्टिकल फाइबर्स हैं सारे, और सब में सेम डायग्राम है, सब एक ही चीज को दिखा रहे हैं। ये नहीं है ये झल्लर सी डिजाइनिंग सी आती है, ये नहीं है, ये बकवास है, क्यों ले लिया इस जगह पर। ठीक है अच्छा, इसी में एक चीज और, ये सबसे ज्यादा यूज होती है बस इसी पर्पज से, कम्युनिकेशन। अगर तुम एक सिस्टम पढ़ पाओ तो बहुत बढ़िया, ट्रांसमीटर, लाइट सोर्स, मतलब ऐसे ही पढ़ाई जाती चीजें हाई लेवल पर। यही ऑप्टिकल फाइबर है। अब मुझे मौका मिल गया तो फिर मैं तुम्हें एक चीज और दिखा दूं। ठीक है देखें, वैसे तो अवेलेबल नहीं होगा वाकई में, मैप ऑफ, कौन सी लाइन थी वो, सब पे हाँ भाई पहला सबमरीन केबल्स, हाँ सबमरीन केबल्स ज्यादा है। ठीक है भाई, ये देख रहे हैं सभी लोग, ये समुद्रों से हो पिछी हुई लाइनें हैं, सबमरीन केबल्स हैं। ध्यान से देखें, ये इंडिया के किनारे पर कितनी बिछी हुई है, कौन से देश से कहाँ तक कनेक्ट है, इंडिया तो इसमें दिखाई भी नहीं देता जरा। ये सबमरीन केबल्स हैं, हर जगह पूरी समुद्र में फैली हुई है। एक मिनट, अच्छा अब जरा एक बार सबमरीन केबल्स रियल लाइफ में देखने कंपैरेटिव साइज में। ठीक है, सबमरीन केबल्स, ये सभी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ही है, ऐसा मान सकते हैं। सबमरीन केबल्स ये लगभग वैसे ही हैं सबमरीन केबल्स, वही ऑप्टिकल फाइबर शिप साइज है। साइज देखें, केबल का साइज है कितनी बड़ी बड़ी उसमें है, तुम्हें अंदाजा नहीं लग रहा होगा, तुम बहुत बड़ी बड़ी होती है, कितनी बड़ी होती है, हाथ छुटा देंगे। देख लो, ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने वाली लाइन है, सबमरीन केबल समुद्र के अंदर बिछी हुई है। और ये सोचें कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, इतनी बड़ी बड़ी बिछी है और तुम्हें पहली बार पता चल रही है, कितना नहीं जानते दुनिया को। जस्ट इमेजिन करें, अब अंदाजा लगाओगे कि हृदय की तो खतरनाक सिस्टम है। हाँ, समुद्र से होती वैसे पिछले से दिखा रहा नहीं, ऐसे ही पिछलेंगे बात करनी। और कैसे पिछलेंगे वो मैप ये रहा कि कौन सी लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, बहुत नीचे तक गड़ी हुई है। ठीक है, हर जगह पे। और ये जो रेड येलो पिंक सबका कुछ ना कुछ रीजन है। हाँ भाई ये देखें, ये जो इन्होंने उठा रखी है वो एक केबल ही है, सबमरीन केबल्स। और ये सब ऑप्टिकल फाइबर के बेस पर ही है। इंफॉर्मेशन जब भी हम किसी एक मतलब यूट्यूब वीडियो पे भी अगर टिक मतलब क्लिक करें चलाने के लिए, तो उसमें कितनी सेकंड की प्रोसेस होती है वो सुने। जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है टावर से, मतलब सिम से जाती है टावर, टावर के बाद में जो सबमरीन पॉइंट होते हैं वहां पर, वहां से आती है इन सबमरीन केबल से होते हुए कैलिफोर्निया, क्योंकि वहीं पे तो सारे सेंटर हैं, ये यूट्यूब वगैरह सब हेडक्वार्टर इस जगह पे, कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली, पता नहीं कैलिफोर्निया ही जहाँ तक मैं मुंह से नहीं निकला पहले, वहां पे फिर वहां से इंफॉर्मेशन वापस आती है, फिर टावर, फिर फोन, और संग के संग क्लिक। और ये काम होने में कितना समय लगता है तुम खुद हिसाब लगा सकते हो, सेकंडों का खेल है, सब इनकी हेल्प से। अगर ये ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई हैं, गूगल और यूट्यूब वगैरह, ऐसे ये ऐसी बड़ी नहीं बन गई हैं, ये वाकई में बहुत बड़ी हैं। बीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क बिछाना कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। अपने आप से कुछ पूछ कर देखो, सोच कर देखो। ठीक है, खैर तुम्हें ये सब पहली बार पता चला, कोई बात नहीं, इसमें बुराई वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ये साइज में देख सकते हैं कैसे बिछाई गई होंगी, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और ये सब ऑप्टिकल फाइबर के बेस पर है। ठीक है, अब मैं वहां जा सकता हूँ। अब मुझे थोड़ी संतुष्टि इस बात से आएगी कि हाँ यार अब ठीक है, नहीं ये हो सकता है कि चलो कुछ तो जानते ही होंगे। आ
ठीक है, पॉइंट टर्न। अब जाके थोड़ा बुद्धि में बात जाती है, व्हाट इज सबमरीन केबल, व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, कितना कॉम्प्लेक्स स्केल है। और हमें शायद ये बात आज पहली बार पता पड़ी है कि कितनी बड़ी होती है सबमरीन केबल। हल्की फुल्की आदमी पे लात मार के हिलेगी तक नहीं, उतना तो दूसरी बात है। ठीक है, अब ध्यान से पॉइंट देखें। जब तक कि मैप पर ध्यान सभी लोग मुझे 9वां पॉइंट देख कर बताएंगे। 9वां नहीं है, मतलब नंबरिंग अलग चल रही है, मैप के हिसाब से बताने पॉइंट क्या है। That's why you need to become an engineer to gain knowledge. उससे ज्यादा कहीं नहीं है। रिफ्लेक्शन थ्रू स्लैब हो गया, एप्रेंट हाई डेप्थ हो गया, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस है। टीआईआर कर लिया अपन लोगों ने, पुराने सारे पॉइंट देख लें जो हो चुके हैं, अगला कौन सा वो देख लें, बस सीधी सीधी बात। रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस होगा, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। और बहुत काम की डेरिवेशन है, ध्यान से देखें। थ्रू स्फेरिकल सरफेस मतलब किसी घुमावदार सतह से किस तरह से लाइट जाती है, उसकी स्टडी कैसे करेंगे, और वो सुने सभी लोग अब ध्यान से। ठीक है, बहुत काम की डेरिवेशंस है। और इससे अगला भी एक पॉइंट लिखा होगा, इससे अगला लिखा है, दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। ये दोनों टॉपिक एक दिन में खत्म नहीं हो सकते हैं, आज ये होगा तो कल वो होगा। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला तुम्हें इस बात का एहसास कराएगा कि कोई टॉपिक ऐसा भी हो सकता है कि जो 1 घंटे तक चल जाए। ठीक है, ध्यान से देखें। सबसे पहली काम की चीज तो ये, इस पूरे खेल को पढ़ने से पहले तुम मुझे इतना बता दो कि ये कौन सा फिगर है। ये तो जानते होंगे सभी लोग, इट्स अ ट्राइंगल, नॉर्मली एक ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल है तो ये ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल है। अगर ये वाला एंगल 40 है, ये वाला एंगल 60 है, कोई मुझे इतना बता दे कि बाहर वाला एंगल कितना होगा। लगाने से आपके साथ ये 40 है कि 60 है, बाहर वाला एंगल कितना होगा। ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वरना किताब का मानना ऐसा होता है कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट, हमें तो आता ही होगा पहले से ही। गलत मानती है वो। 40 और 60 100, ये वाला बचा हुआ कितने का, 80 का, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180। और लाइन बनने वाले एंगलों का सम कितना होता है 180, तो ये 80, तो बाहर वाला कितना 100। मैं तो मोटे मोटे तौर बताता हूँ, ट्राइंगल के दो एंगलों का प्लस अपोजिट के बाहर वाले के इक्वल होता है। ट्राइंगल के दो अंदर वाले एंगलों का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होगा। मैं इसी खेल को वापस से कुछ जगहों पे जाके जोड़ देता हूँ जिसमें मुझे नीड पड़ेगी। सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर ये वाला एंगल 50 है और ये वाला एंगल 60 है, ये वाला एंगल कितने का होगा बताओ, 110, क्योंकि ट्राइंगल के दो एंगलों का सम बाहर वाले एंगल के बराबर पाया जाता है। तो ये वाला एंगल 110 का। ठीक है, एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा मुझे, अभी बना देता हूँ। अगर तुम्हारे पास में ये सवाल है भाई ये वाला एंगल 30 है और ये वाला एंगल 70 है, ये वाला एंगल कितने का होगा 100। दो एंगलों का सम बाहर वाले एंगल के बराबर 100। ठीक है, वापस सवाल का जवाब। अपने पास में यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो 120 है, जिसमें कि ये वाला एंगल 80 है, ये वाला एंगल कितने का 40 का। इस बार तुमने एंगल कैसे निकाला घटा के। इन दोनों बातों को ध्यान रखें कि ट्राइंगल के दो अंदर वाले एंगलों का प्लस बाहर वाले इक्वल होता है। दूसरी बात, अगर मुझे बाहर वाला एंगल दिया है तो अंदर वाला एंगल निकाल सकता हूँ। एक छोटा सा पॉइंट है। अब इस पूरे खेल को पेशेंसली बहुत आराम सीखें, शांति सुने। देखें इसमें तुम्हें क्या पढ़ना है वो सुनो। अपने पास में ये कोई कॉनकेव या कॉन्वेक्स कोई सा भी सरफेस है, ठीक है, कोई भी इसको कुछ मानेगा नहीं। किसी को ना तो कॉन्वेक्स मानना ना कॉनकेव मानना, एक सिंगल सरफेस है। हम लोग पहले सिंगल सरफेस पढ़ेंगे और जो अपने अगले टॉपिक है उसका नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला। उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग दो बनाएंगे तब पढ़ेंगे। तो कुल मिला के अगर तुम ये नहीं पढ़ते तो अगला पल्ले नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। यहाँ से सिंगल सरफेस के बारे में सुनो। अगर अपने पास में कोई भी सिंगल सरफेस है तो वहां से लाइट रे जाएगी, आगे बढ़ेगी। मैं उसको बनाऊंगा ध्यान से, तुम्हें वो पूरी की पूरी केस स्टडी समझनी है। ये टॉपिक 2 दिन का भी नहीं है, उससे भी ज्यादा का है। अगर प्रॉपरली समझाया जाए तो ध्यान से, उसमें उतना टाइम लगेगा, कंफर्म लगेगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहली काम की चीज, ये जो कांच के आगे वाला मीडियम है, कांच के आगे हवा है, तो हवा को अपन लोगों को नाम दे दिया N1, यानी कि N1 मीडियम। दूसरा, ये कांच है और कांच के अंदर भी कांच माना जाता है, मतलब ये कांच वाला मीडियम है। तो ये जो बाद वाला मीडियम है इसको अपन लोगों को क्या नाम दे दिया N2। ये N1 मीडियम है, ये N2 मीडियम है।
इस N1 मीडियम से N2 मीडियम में यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा है वहां से लाइट जाने वाली है, तो लाइट गई। लाइट के जाने के बाद में तो मैं सरफेस पर क्या ड्रॉ करना होता है हमेशा, एक नॉर्मल। इसको पढ़ने से पहले जरा ये बता दें कि अगर ये अपने पास सर्कल है तो एक पॉइंट पे टच करके जाने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। अगर टेंजेंट को मैं परपेंडिकुलर बना दूं, टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन ये किस पॉइंट पे जाके मिलेगी, सेंटर पे, और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं फिर, रेडियस कहते हैं। सीधी सीधी बात ये सेम टू सेम। यहाँ पर मैंने इस गोले पर इस जगह पर एक टेंजेंट यानी नॉर्मल बना दी, नॉर्मल। ये जिस पॉइंट पर मिलेगा वो पॉइंट कौन सा होगा, सेंटर। अगर किसी पॉइंट पर तुम एक नॉर्मल बनाओगे तो जिस पॉइंट पर मिलेगा पॉइंट कौन सा होगा, सेंटर। इस गोले पर भी एक नॉर्मल है, सीधी लाइन खींच रही है, वो पॉइंट सेंटर माना जाएगा। अगर ये पॉइंट सेंटर है तो सीधी बात है यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, आर। आर फॉर रेडियस, सरफेस से सेंटर तक की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस। अच्छा, दूसरी काम की बात सुने सभी लोग, ये वाले एंगल का नाम बताएं। आने वाली लाइट रे कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। ये वाली कौन सी लाइन है, नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल, एंगल आई। दूसरी बात, लाइट हवा से कांच में जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो ये नॉर्मल के पास आएगी कि नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल के पास। और जिस दिन ये नॉर्मल के पास आएगी उस दिन लाइट रे कुछ इस तरह से नॉर्मल के पास होकर नीचे चली जाएगी। इस वक्त ये वाला जो एंगल बना, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल आर। पहले सब लोग डायग्राम सेट करें, डायग्राम में ध्यान से बात समझें। एक आने वाली लाइट रे, उसके ऊपर जब बनेगा नॉर्मल, जिस पॉइंट पे टकराएगा वो पॉइंट है सेंटर। आने वाली लाइट और नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल, एंगल आई। और जाने वाली लाइट और नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल, एंगल आर। इस बात का ज्यादा ध्यान रखिए कि सर्कल पर बनने वाली जो नॉर्मल होती है वो हमेशा सेंटर पे जाके टच करेगा। अगर सेंटर पे टच करेगा तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ, ध्यान से सुने। जिस पॉइंट पर तुम्हारे सामने ये ऑब्जेक्ट रखा है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को हम लोग नाम देंगे यू, यू फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जिस पॉइंट पर जाके इमेज बन रही है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड बी, बी यानी कि इमेज की डिस्टेंस। देख लें, कुछ भी गलत नहीं है। लाइट कौन सी मीडियम से कौन से में जा रही है, N1 से N2 में, यानी कि रेयर से डेंसर में, यानी हवा से कांच में जा रही है। सारा खेल बस डायग्राम का ही है। सभी लोग ध्यान से इस बात को समझें कि चीजें फॉलो करके बढ़िया जमती हैं। पहली बार में तो बस हम उस टॉपिक को इतना देखते हैं कि शुरू किस लहजे में हो रहा है, जब उन चीजों को वापस लिख रहे होते तब बढ़िया समझ आती है, पहली बार में नहीं। नॉर्मल जब भी बनेगा जिस पॉइंट पे टच करेगा वो पॉइंट कौन सा होगा, सेंटर। जहां पे लाइट आ रही है जहां से दैट डिस्टेंस इज यू, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। और जहां पे लाइट जा रही है दैट डिस्टेंस इज बी, यानी कि इमेज की डिस्टेंस। मोस्ट इंपोर्टेंट, आने वाली लाइट और नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल आई और ये वाला एंगल आर। इस पर एंगल आर कम क्यों आई से, क्योंकि लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है। हमारा पहला पड़ाव लगातार इस्तेमाल होगा। अभी तो एक खिलाड़ी आया और नहीं है, दो लाइटें लानी है, दोनों सिर से लानी है, ठीक है। देखें ध्यान से, सभी को इसमें ऑफिशियल सिस्टम पढ़ना। ऑफिशियल का मतलब ये कि मैं इसको वैसे पढ़ाता हूँ जैसे कि किताबों में तुम्हें मिलेगा। देखना, इस पॉइंट को हम लोगों ने नाम दे दिया पॉइंट ए, ये पॉइंट कह दिया हम लोगों ने पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट पहले से सी है, बहुत बढ़िया। ये वाला पॉइंट कह दिया डी। मैंने जानबूझ के इसको नीचे तक खींच लिया और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने पॉइंट ई, जानबूझ के। हम सारी डिस्टेंस कहां से नापते हैं, इस वाले पॉइंट से, दैट इज पोल। तो सभी को ध्यान रखना है कि इस पॉइंट में और इस पॉइंट में को बहुत ज्यादा घनांतर नहीं होता, तो ये सेम माना जाएगा। अप्रोक्स लेकर चलेंगे कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि भाई ये वाली जो डिस्टेंस है वो 14 सेंटीमीटर है और ये वाली डिस्टेंस 13.9 सेंटीमीटर है, तो तुम उसको सेम मानना। मतलब मैं इस वाले पॉइंट का इस वाले पॉइंट से कोलैप्स रखूंगा, सेम रखूंगा इन्हें। अलग अलग नेक बारीक सा अंतर तो है पर हमारे लिए नहीं है। सभी को इसमें एक ट्रायंगल देखना है, इसका नाम मैं ले दूं, ठीक है। ओवल ट्रायंगल देखना सभी लोग, और कुछ खास नहीं करना, ठीक है। 3 ट्रायंगल देखने,
और डेरिवेशन वहां से स्टार्ट होगी। ये डेरिवेशन क्या है वो समझ लें। ये डेरिवेशन उस चीज को जन्म देने वाली है जो अपन लोगों ने आज से पहले कहीं पढ़ा था, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस के 1/u। कभी फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो जो लेंस बनाए जाते हैं जो हमारे लैब में अवेलेबल है, वो कितनी फोकल लेंथ के, वो कैसे बनते हैं, किस चीज का ध्यान रखा जाता है, कौन से कांच को कितना काटना है, वो सब कुछ यहाँ से निकल के आएगा। सभी लोग ट्राइंगल देखेंगे, जिस ट्राइंगल का नाम लिख दूं मैं, देखें ध्यान से। इन ट्राइंगल एबीसी ढूंढो। ट्राइंगल एबीसी मिले सबसे पहले सभी को, मिल गया? ट्राइंगल एबीसी नहीं मिला हो तो वापस से देख ले अलग से, ठीक है? ध्यान से, मैंने ट्राइंगल एबीसी को अलग बना दिया, ए बी और सी। ये वाला ए, ये वाला पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट सी। मिल गया ट्राइंगल एबीसी। इसमें ये वाला एंगल एबीसी में अगर बीसी वाला लाइन को बढ़ा दें, इस लाइन को बढ़ा देता हूं, तो ये वाला एंगल कितना बता? ये वाला एंगल आई, ये वाला एंगल आई बन जाएगा, ठीक है? अभी लिखना मत, चलो वापस से देखेंगे। एक ट्राइंगल जिसका नाम ट्राइंगल बीसीडी मिला। बीसीडी ट्राइंगल, बीसीडी ट्राइंगल यानी कि छोटा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम बीसीडी, मतलब ये वाला ट्राइंगल, दिस इज बी सी और डी। अच्छा भाई, इसमें ये वाला एंगल कितना है? आर है। इस लाइन को मैंने आगे यूं खींच दिया ऐसे करके। एक और ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल का नाम बीईसी, वो मिल गया होगा जहां तक है, मिल गया ना? कौन सा? तब बीईसी, बीईसी ये वाला ट्राइंगल। हमें 3 ट्राइंगल दिख रहे होंगे, ठीक है? अब ये सारी बातें हटा के ना कुछ छोटे मोटे सवालों के जवाब ध्यान से देखें। सवाल बहुत सिंपल सा है। ये एंगल आई जो है वो किस और किस एंगल का प्लस करने से मिल सकता है? अपने पास में ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ये वाला एंगल आई है, ट्राइंगल का नाम है ए बी और सी। कौन से एंगल को जोड़े तो एंगल आई मिल जाए? एंगल ए प्लस एंगल इक्वल टू में एंगल आई। प्रॉपर्टी कौन सी बनी है? दो अंदर वाले एंगलों का प्लस बाहर वाले एंगल के बराबर होगा। तो सीधी बात है सब, एंगल ए और एंगल सी को जब जोड़ेंगे किसके बराबर जाएगा? एंगल आई के। कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल एबीसी के अंदर। और चीजें कॉम्प्लेक्सिटी को अपने आप दिखा देंगे, तो अंदाजा लग जाएगा कि हाँ खेल खतरनाक ही है, ठीक है? तो मैं फिल्टर करके बताता हूँ एक करके, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इस डेरिवेशन के अंदर। तो मैं छोटी मोटी चीजों के जवाब देने लगातार। सभी लोग मुझे पहला पार्ट बोल रहे, tan A। अब tan थीटा कैसे निकलता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ध्यान से बताओ कि A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है? A के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है? BE। और बेस कौन सा है? AE। तो मैंने इसको लिखा BE अपॉन में AE, और उसी जगह मेरा दिमाग ये बोलने लग गया मुझसे कि सर BE अपॉन में AE की जगह पर आप क्या लगा सकते हो? यू लगा दिया मैंने, यू यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। वापस सुनो, सभी लोग मुझे वापस बताएंगे। tan C की वैल्यू बताओ। tan C कैसे निकलेगा? tan C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है? C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है? BE। और बेस कौन सा है? EC। C वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में tan C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है BE, और बेस कौन सा है? EC। वहीं पे मुझे वापस से ये ध्यान आया कि BE को मैं रहने देता हूँ BE, लेकिन EC पे लिख देंगे अपन लोग R, ठीक है? एक और देखें, एक है tan D। ध्यान से देखो, D वाला। अगर तुम्हें बहुत अच्छे से याद ही करना है तो सुनो, मुझे बहुत सिंपल लाइन याद है, मुझे पता तीनों एंगल नीचे मिलेंगे, एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये। tan D, एक बार मैंने A लिया, एक बार मैंने C लिया, एक बार मैं D ले रहा हूँ। ध्यान से देखकर बताएं, D के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है?
बीई सामने तो वही है उसके अब भी, और बेस कौन सा है, ईडी, यानी कि वापस से बीई अपॉन में ईडी, और मुझे वापस समझ में आएगा कि बी तो ठीक है लेकिन ईडी की जगह पे बी लग जाएगा। एक काम करता हूँ, दूसरा काम सुनो। दूसरा काम ये है कि मैं तुमसे वापस पूछता हूँ, उन लोगों ने भी मुझे दो ट्राइंगल बताए थे। एक ट्राइंगल ये था, इसका नाम था ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में, एबीसी ट्राइंगल में ऊपर वाला एंगल आई, ये वाला एंगल ए है और ये वाला एंगल सी है। वापस बोलें, एंगल आई किसके इक्वल टू में आएगा, क्या और क्या जोड़कर, एंगल ए प्लस एंगल सी जोड़कर। सभी लोग ध्यान से कुछ बातें और सीखने की, अगर टेन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू काफी ज्यादा स्मॉल है तो सिर्फ हम लोग सिर्फ क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली थीटा। मतलब मैं तुमसे ये बोल रहा हूं कि अगर मैं तुमसे ऐसा बोलता हूं भैया एंगल ए की वैल्यू क्या निकल के आई थी, एंगल ए की वैल्यू क्या निकली थी, बीई अपॉन में यू, तो तुम में से कोई मुझे बोलेगा कि साहब एंगल ए थोड़ी है, ये तो टेन ही है। मैं तुमसे ये बोल रहा हूं कि टेन ए को ए कह सकते हैं, चलता है, टेन ए को ए बोलने में कोई बुराई नहीं है। तो बस सभी लोग यहाँ वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी, बीई अपॉन में यू, और सी की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी, बीई अपॉन में आर। तो मैंने अभी इसमें एंगल आई निकाल दिया एक ट्राइंगल का इस्तेमाल करके, एंगल ए प्लस सी किया तो उसमें एंगल आई मिल चुका है। तो ये ठीक ठाक की डेरिवेशन है, बढ़िया रूप ले लेगी आगे जाके। अभी तो बस पहला पार्ट की 3 एंगल, दूसरा पार्ट की एंगल आई किसका और किसका प्लस है वो ध्यान से बुद्धि में लगाएं। कैसे वैल्यू पुट की है, एंगल ए थोड़ी निकाला था, टेन निकाला था, पर टेन को एंगल ए कहने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। टेन को ए बोल सकते हैं, टेन थीटा को थीटा बोल सकते हैं जब बहुत छोटा हो जाता है उस टाइम पर। खैर, और सुनो, एक ट्राइंगल और था, ट्राइंगल का नाम इन ट्राइंगल बी सी डी, ढूंढे सभी लोग, बी सी और डी ट्राइंगल, बी सी डी, बी सी और डी। अगर बी सी डी ट्राइंगल को मैं ध्यान से बना दूं, बी सी डी ट्राइंगल को ध्यान से बना दें, बी सी और डी, जिसमें तुम्हें समझ में आएगा ये वाला एंगल आर है, तो ये बताओ कि किसका और किसका प्लस किसके इक्वल है, बीसीडी ट्राइंगल में कौन से और कौन से का प्लस कौन से वाले के बराबर बैठेगा, पता ध्यान से। एंगल बी और एंगल डी का प्लस एंगल सी के बराबर है। एंगल बी यानी ये वाला, एंगल डी यानी ये वाला, बराबर है किसके, एंगल सी के। एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर है एंगल सी के। अच्छा, एंगल बी की वैल्यू किसके इक्वल है, आर की, तो मैंने लिख दिया आर प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल सी। जरा डी को माइनस में भेजें तो एंगल आर निकल के आएगा एंगल सी माइनस के एंगल डी, और सभी लोग सी की वैल्यू पुट करो। सी की वैल्यू बी अपॉन में आर, और डी की वैल्यू बी अपॉन में बी, तो बी ई अपॉन में आर माइनस के बी ई अपॉन में बी। ये एंगल आर निकल के आ गया, ये वाला एंगल आई निकल के आ गया। मतलब सबसे पहले टेन थीटा का इस्तेमाल, उसके बाद 2 ट्राइंगलों का इस्तेमाल, और अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। ध्यान से बात सुने, हम इस काम को कहां जाके पूरा करेंगे, तो पूरा होने के बाद देखेगा अभी नहीं, ठीक है। देखें ध्यान से, एक बात छूट गई अपनी अभी तक, स्नेल्स लॉ क्या था, मतलब सही जगह पर आइए, छूटी नहीं है। स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू में कितना लगेगा, लाइट कौन से मीडियम से कौन से में जा रही है, 1 से 2 में। अगर लाइट 1 से 2 में जा रही है उसे क्या लिखेंगे, n2 1, 1 से 2 में जा रही है, और उसको उल्टा क्या लिखते हैं, बोलकर क्या लिखते हैं, n2 अपॉन में n1। मतलब पहले टेन का इस्तेमाल, फिर ट्राइंगल का इस्तेमाल, एंगल आई निकला, एंगल आर निकला, और अब बस इसे सॉल्व करना है। देखें सभी लोग मुझे ध्यान से एंगल आई की वैल्यू बता दो, साइन आई नहीं चाहिए, साइन वन का कोई रोल नहीं है। एंगल आई की वैल्यू क्या निकाली है, बी अपॉन में यू प्लस के बी अपॉन में आर, बस वैल्यू पुट करता हूं, बी अपॉन में यू प्लस के बी अपॉन में आर। उसके नीचे साइन आर की वैल्यू बी अपॉन में आर माइनस के बी अपॉन में बी, और इक्वल टू में n2 अपॉन में n1। लेंस मेकर फॉर्मूले से ये ठीक
आधी डेरिवेशन है और आधी से भी थोड़ा कम 40% ही है। इसमें ऊपर कुछ कॉमन है जो नीचे वाले कॉमन को लेने पर कट जाएगा। ऊपर से बी कॉमन, नीचे से बी कॉमन, बी से बी कटेगा। जैसे ही बी से बी कटेगा ये तुम्हें कैसा दिखेगा वो देखें। बी कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 में यू प्लस के 1 में आर। उसके नीचे बी कॉमन लेके कट चुका है दोनों का, 1 में आर माइनस के 1 में बी और इक्वल टू है n2 में n1। किसी आदमी को इससे आगे क्या सोचना चाहिए बताएं। इससे आगे क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। हम जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n1 का इधर करेंगे, दोनों से करेंगे 1 में u प्लस के 1 में r का मल्टीप्लाई करना है n1 से। जस्ट कैलकुलेशन है, 3 मेन स्टेप वही थे। tan की वैल्यू निकालना, एंगल i और r निकालना और sin a में sin r में पुट करना, बस खत्म। बाकी सब कैलकुलेट करना। इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जैसे ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे n2 मल्टीप्लाई 1 में r माइनस के 1 में b, तो मैं चीजें थोड़ी सी लग जाएंगी। n1 का दोनों से मल्टीप्लाई करो, n1 का जब इससे करेंगे तो n1 में u प्लस के n1 में r। n2 का दोनों से करेंगे तो n2 में r माइनस के n2 में b। इससे आगे भी सुनने ध्यान से, u और v एक तरफ और r वाली एक तरफ। जैसे ये जो माइनस का n2 है इधर आएगा तो प्लस का n2 में भी, यहाँ पहले से अवेलेबल है n1 में u, और जब इसको वहां भेजेंगे तो n2 में r माइनस के n1 में r। देख ले ट्रांसपोज, देख ले चीजों का ध्यान से। एक छोटा सा चेंज और ले आएंगे। हमारा ऑब्जेक्ट किस तरफ रखा हुआ है, इधर, और यहां वाली डिस्टेंस को हमेशा कैसा लेंगे, नेगेटिव। हमारी एक्सिस बोलती है कि ऑरिजिन से पीछे नेगेटिव और आगे वाली पॉजिटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव। क्योंकि ऑब्जेक्ट इस साइड रखा है तो हमें इसको माइनस के यू लेना है, और इसीलिए मैं यहाँ पे छोटा सा चेंज लगाऊंगा, दैट इज n2 में v माइनस के n1 में u। इसमें दोनों का एलसीएम सेम है तो n2 माइनस के n1 में r। खत्म। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस। इसमें n2 कौन सा मीडियम है, टेंसर। n1 कौन सा मीडियम है, रियल। अगर लाइट उल्टी जा रही होगी तो क्या करेंगे, ये जो हम लोगों ने डिराइव करा है वो तब किया जब लाइट डेंसर से डेंसर नहीं रियल टू टेंसर है। जब लाइट हल्की से गाढ़े में जा रही है रियल टू डेंसर, यानी कि n1 से n2 में जा रही है। अगर कभी ये उल्टा हो जाए तो इन केस इफ लाइट इज फ्रॉम, ये बातें समझने में बहुत समय लगेगा। अभी तो तुम्हारे पहला रूल तो यही कि डेरिवेशन आनी चाहिए। दूसरी बात, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, कहाँ होता है, क्या यूज है इसका। पहली बात तो डेरिवेशन हो, tan निकालना, I निकालना, स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करना। इन केस ऑफ लाइट, इन केस इफ लाइट, अगर लाइट डेंसर टू रेयर में जाने लग जाए, डेंसर टू रेयर में, ठीक है, तब हमें बस कुछ नहीं करना, n1 और n2 को स्विच कर देना है। जहां जहां पर जो जो वैल्यूज थी पलट दें। अगर उल्टा होगा तो n1 में v माइनस के n2 में u और n1 माइनस के n2 माइनस के n2 में r। और मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट, ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सरफेस, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सरफेस, ये दोनों के लिए वैलिड है। ये भी ध्यान रखें, किसी भी केस में गलत नहीं है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल सीखने से पहले डिराइव आना चाहिए, वही खतरनाक है। इस्तेमाल क्या है सब, यूज कहाँ है, न्यूमेरिकल कैसे, क्वेश्चन क्या होगा, सब बात की बात है। तुम एकदम से खत्म नहीं कर सकते। तुम पहले डेरिवेशन की लेंथ देखो कि पहले 3 एंगल निकले हैं, फिर I और R निकला है, और उसके बाद में उसको स्नेल्स लॉ में पुट किया गया है। सबसे मेन तो डायग्राम हमें समझ में कैसे आएगा, लिख कर आएगा, प्रैक्टिस करके अपने आप से कि हमने इसको कितनी बार रिवाइज करा है। ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि साहब मैं इसको एक दिन में देख कर सीख गया था, नहीं।
लाइट कौन से में जा रही है, 1 से 2 में, उसमें जा रही है वो N2 है, उसमें इमेज बनेगी, जिससे आ रही है वो N1 है, उसमें ऑब्जेक्ट रखा है, N2 से N1 है। ये अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें ये नहीं आया ना तो आने वाले टॉपिक में हमारी धज्जियां उड़ जाएंगी। दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, तुम तो उसमें बिलखते रह जाओगे। इसलिए सभी लोगों का पहला गृह कार्य है, आज घर जाके इसको लिख के ड्राइव कर लें किसी भी हाल में, 10 से 15 मिनट के अंदर हो जाएगा, क्योंकि आज ताजा पढ़ रही हो, वरना ये टॉपिक छूट जाएगा। ताकि तुम बस एक सूरदास की तरह चीजों को देखने वाले दर्शक बन जाओगे, नथिंग एल्स, ठीक है। इसलिए 100% इसे रिवाइज करने की लाइट कौन से जा रही, कौन से नहीं जा रही, ठीक है। बाकी कल करते हैं।